नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अभिषेक वैष्णव एमटी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लासेस में हमने कारकों के बारे में पढ़ा था। कारक फैक्टर क्या होते हैं? कारक या फैक्टर वह होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं और लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार से हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी थी युग्म विकल्पी, जिसे हम एलील के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? एलील के नाम से जानते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी एक लक्षण के लिए बच्चों, किसी भी एक लक्षण के दो या दो से अधिक विकल्प पाए जाते हैं, उसे युग्म विकल्पी कहते हैं। एक लक्षण हमने लिया था लंबाई का लक्षण। इस लक्षण के दो विकल्प पाए जाते हैं, या तो पौधा लंबा हो सकता है या पौधा बोना हो सकता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, या कि पौधा लंबा हो सकता है या पौधा बोना हो सकता है। ये लंबाई का लक्षण है और इसके दो विकल्प हैं हमारे पास, या तो पौधे लंबा ही हो सकता है या पौधा बोना ही हो सकता है। ये बात हो गई कि युग्म विकल्प क्या क्या होते हैं। अब आपको एक बात बताने की ये है कि अगर हमें पता होना चाहिए कि किसी भी जीव के अंदर क्या दो ही हो सकते हैं, क्या दो ही युग्म विकल्पी या दो ही एलील हो सकते हैं, तो बच्चों आपको मैं बताऊं बात, किसी भी जीव की कोशिका के अंदर दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं मनुष्य के रुधिर के अंदर, मनुष्य के रक्त के अंदर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। इसीलिए हमारे जो रक्त के अंदर किस प्रकार के 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, रक्त समूह पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? एलील। अब बात करेंगे सेकंड। इससे तीसरी परिभाषा बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि किसी भी जीव के युग्मकों के अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है? उसके अंदर युग्मकों की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, n हो जाती है, जिसे हमने पढ़ा था। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। किसकी संख्या? गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। अब इसको एक उदाहरण से समझे। उदाहरण हमने ले लिया मनुष्य की कोशिका। मनुष्य की कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों। इन 46 गुणसूत्रों में क्या होता है? ये सामान्य कोशिका है मनुष्य की। परंतु अगर हम बात करें मनुष्य की युग्मक कोशिकाओं की, युग्मक कोशिकाएं हमने बात की थी कल। युग्मक कोशिकाएं होती है शुक्राणु और अंडाणु, और इनके निषेचन से क्या होता है? जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है। तो हमने पढ़ा कि अर्धसूत्री युग्मकों के अंदर क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी या n हो जाती है, आधी हो जाती है। तो 46 का आधा कितना होगा? 23। तो 23 गुणसूत्र तो मादा के अंदर होंगे, मादा युग्मक के अंदर होंगे। मादा युग्मक क्या था अपना? अंडाणु। और नर युग्मक क्या था हमारा? इसका क्रॉस हम नर युग्मक से करा देंगे। अब नर युग्मक में भी क्या थे? 23 ही गुणसूत्र थे, 23 ही गुणसूत्र थे। और 23 गुणसूत्र क्या करते हैं? आपस में निषेचन होकर, निषेचन की प्रक्रिया से पुनः 46 गुणसूत्र हमें प्राप्त हो जाते हैं। और हमें पता है कि मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र ही होते हैं। ये आया समझ में आपको? अब बात करें, ये आ गया वो समझ में, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरी परिभाषा पे। हम बात करेंगे समयुग्मनजी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको हम होमोजाइगस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होमोजाइगस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम होमोजाइगस के नाम से भी जानते हैं। होमोजाइगस समयुग्मक की क्या होता है? हमने पढ़ा था कि मटर के पौधों के अंदर लंबाई के गुणसूत्र पाए जाते हैं। लंबाई के
दो युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। दो युग्म विकल्पी कौन से थे? दो युग्म विकल्पी, एक तो था लंबाई का, लंबाई का हम बात करें तो लंबाई के दो युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। एक तो लंबा जीन, लंबा जीन, लंबेपन का जीन, लंबेपन का जीन जिसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है बोनेपन का जीन। कैसा? बोनेपन का जीन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कैपिटल टी से हम प्रदर्शित करते हैं बोनेपन का जीन। बोनेपन का जीन हम जिसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी कोशिका के अंदर जब दो समान एलील उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मनजी कहते हैं। समयुग्मनजी कहते हैं। मैंने क्या कहा? किसी भी कोशिका के अंदर एक लक्षण के दो समान एलील उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समयुग्मनजी कहते हैं। किसी लक्षण के दोनों समान एलील, दोनों समान एलील दोनों समान एलील यदि उपस्थित होते हैं, समान एलील कोशिका में उपस्थित हों, तो उस जीव को हम समयुग्मनजी कहते हैं। समयुग्मनजी कहते हैं। उस जीव को समयुग्मनजी कहते हैं। होमोजाइगस के नाम से, समयुग्मनजी के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं बच्चों। समयुग्मनजी जब किसी भी एक कोशिका के अंदर एक ही लक्षण के, उदाहरण के तौर पे मैंने कौन सा लक्षण लिया? लंबाई का लक्षण लिया। और हमें पता है ये तो क्या है? युग्मक। युग्मकों के अंदर संख्या आदि होती है ना। तो एक जीव का निर्माण करोगे तो उस जीव के निर्माण में हमें पता है यदि लंबाई के दो समान एलील अगर उपस्थित हों तो उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मनजी कहते हैं। तो क्या ये दो समान एलील है कि नहीं है? भाई देखो ना, है कि नहीं है दो समान एलील? यहाँ पे लंबाई का ही जीन है, यहाँ पे भी लंबाई का ही जीन है, लेकिन कौन सा है? यहाँ पे भी लंबेपन का जीन है और यहाँ पर भी लंबेपन का जीन है। एक दूसरी स्थिति ये भी बन सकती है कि दोनों में, कोशिका के अंदर दोनों स्मॉल टी आ जाए तो ये बोनेपन का जीन है, ये बोनेपन का जीन है। तो ये दोनों समान है कि नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों समान है कि नहीं है। तो यदि किसी लक्षण के जब दोनों एलील एक कोशिका में उपस्थित हो, समान एलील दोनों एक कोशिका में उपस्थित हो, तो उस जीव को हम समयुग्मनजी कहते हैं। उस जीव को हम क्या कहते हैं? समयुग्मनजी कहते हैं। ठीक है। तो उस जीव को, उस लक्षण के लिए हम क्या कह सकते हैं? समयुग्मनजी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में होमोजाइगस के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें विषम युग्मनजी किसे कहते हैं? विषम युग्मनजी, विषम युग्मनजी किसे कहा जाता है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं? हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं? किसी एक लक्षण के दो विपरीत एलील एक साथ यदि उपस्थित होते हैं तो उस जीव को हम उस लक्षण के लिए विषम युग्मनजी कहेंगे। मैंने क्या कहा कि किसी भी एक कोशिका के अंदर, या कह सकते हैं किसी लक्षण के यदि दो विपरीत एलील एक साथ उपस्थित हों, एक साथ उपस्थित हों तो
वह जीव उस लक्षण के लिए विषम युग्मनजी होता है। उस लक्षण के लिए विषम युग्मनजी होता, हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस एनिमल कहते हैं उसको, होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं, तो कृपया ध्यान से समझे इस उदाहरण को बच्चों। उदाहरण क्या है, मैंने एक लंबा पौधा लिया। हमें पता है कि लंबे पौधे में सामान्य कोशिका है, ठीक है, ये सामान्य कोशिका, इसका क्रॉस मैंने क्या किया, इसके क्रॉस से मैंने इसको बोने पौधे से क्रॉस करवा दिया। ये एक बोना पौधा था, ये जनक पीढ़ी है। इसका क्रॉस लंबे पौधे का संकरण मैंने बोने पौधे से करवा दिया। ये पौधा कैसा है, लंबा पौधा है, ठीक है, और ये कैसा पौधा है, बोना पौधा है। यदि हम इन दोनों का क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे, तो हमें पता है कि किसी भी जीव में डायरेक्ट संकरण तो होता नहीं है, पहले युग्मकों का निर्माण होता है। तो इस पौधे के अंदर पहले युग्मकों का निर्माण करते हैं हम। युग्मकों का निर्माण करते समय मैंने बोला था कि ये सामान्य कोशिका है, और जब भी हम युग्मकों का निर्माण करते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दो, ये लो साहब, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हुई, नहीं हुई, आधी हो गई। हो सकता है ये वाला डीआई, हो सकता है ये वाला जीन भी आ जाए। अब बात करें इसके अंदर भी क्या हो सकता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। ये क्या है, युग्मक है। क्या है, युग्मक। और हमें पता है कि नर और मादा, ये तो क्या है, नर है। इसको यहां बनाते हैं, ये क्या है, ये तो नर है और ये मादा है, ये मादा है। ये नर का चिन्ह होता है, ये मादा का चिन्ह होता है। अब बात करें इन दोनों का, जब हम निषेचन करवाएंगे तो हमें देखो किस प्रकार की संतति प्राप्त होती है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले इस वाले कैपिटल टी को पकड़ेंगे, युग्मकों का आपस में निषेचन होगा। स्मॉल टी हो सकता है इसके साथ जाके निषेचित हो जाए, इसको दोबारा पकड़ेंगे, इसी हो सकता है कि ये वाला युग्मक इसके साथ जाके निषेचन हो जाए। तो हमें क्या प्राप्त होगा, टी और कैपिटल टी। क्या प्राप्त होगा, टी और कैपिटल टी। इसकी बारी है, हो सकता है ये वाला युग्मक इससे जाके निषेचित हो जाए, हो सकता है ये वाला युग्मक इससे जाके निषेचित हो जाए। तो टी, स्मॉल टी, टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो सारे के सारे हमने क्या देखा कि एक ही जीव के अंदर क्या है, एक ही जीव के अंदर हमने क्या देखा, विषम युग्मजी किसे कहते हैं, किसी एक लक्षण के यदि दो विपरीत एलील एक साथ उपस्थित होते हैं तो वह जीव उस लक्षण के लिए विषम युग्मनजी होता है, हेट्रोजाइगस होता है। मैंने क्या कहा, ये एक पौधा है, इसके अंदर लंबाई के दो जीन हैं बच्चों, एक तो बोनेपन का जीन है और एक लंबेपन का जीन है। तो ये जीन दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है ना, अलग अलग है बेटा, ये अलग अलग है बच्चों, ये अलग अलग है बच्चों। इसीलिए हम ऐसे पौधों को हम विषम युग्मनजी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम युग्मनजी पौधे कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं इसको, विषम युग्मनजी, विषम युग्मजी पौधे कहते हैं। हेट्रोजाइगस पौधे भी इन्हें कहते हैं। इनको नॉर्मल भाषा में हम कहते थे अशुद्ध लंबे। इनको अशुद्ध लंबे क्यों कहा हमने, अशुद्ध लंबे इसलिए कहा, हमने क्या देखा, जब हम लंबे पौधे का और बोने पौधे का संकरण करवाते हैं आपस में, संकरण करने के पश्चात क्या ऑब्जर्व किया हमने कि हमने जो पौधे का संकरण कराया था आपस में, उनके बीज लिए और बीज हमने गार्डन में उगाए, और उगाने के बाद हमने थोड़े दिनों बाद नोटिस किया जब वो अच्छी तरह से उग गए कि सारे के सारे पौधे क्या हैं, लंबाई में लंबे हैं। वो बोने, उनमें से ये चारों की चारों संतति जो उगी है वो सारी की सारी कैसी थी, लंबी संतति थी। इसका रीजन भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा, कि जब बोने पौधे का और लंबे पौधे का अगर बात करें अपन संकरण करवाते हैं आपस में, तो सारे के सारे पौधे लंबे ही क्यों हुए, क्योंकि इनमें तो जीन तो ये वाला उपस्थित भी तो है, ये वाला बोनेपन का जीन भी तो उपस्थित है। तो ये अपने लक्षण, ये अपने प्रभाव को क्यों नहीं दिखा पा रहा। तो इसको दूसरी प्रकार से समझते हैं। टी
और स्मॉल टी। हमें आपको एक बात बतानी है कि किसी भी लंबाई के जीन के अंदर, अगर बात करें लंबाई के जीन में, जो कैपिटल टी है वो प्रभावी जीन होता है। कैसा जीन होता है? प्रभावी जीन होता है। कौन सा जीन है? प्रभावी जीन, या प्रभावी एलील के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये प्रभावी एलील है, और जो कैपिटल टी होता है अप्रभावी एलील है। कैसा एलील है? अप्रभावी एलील है। किस प्रकार, इनका क्या अर्थ है? उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि लंबे पौधे, और यदि हम बात करें लंबे पौधों का और बौने पौधों का संकरण एक साथ कर रहे हैं, तो हमें भावी पीढ़ी, जो हमें ये पीढ़ी प्राप्त हुई है, जनक, ये जो संतति पीढ़ी प्राप्त हुई है पौधों के अंदर, इन संतति पौधों को अगर मैंने क्या किया, उगाया, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे पौधे ही लंबे हैं, जबकि उनके अंदर तो क्या था? उनके अंदर तो बोनेपन का जीन भी था। तो ये क्या बात हुई सर, कि है तो दोनों ही जीन, लेकिन दिखाई अपना प्रभाव कौन दिखा रहा है? अपना प्रभाव कौन दिखा रहा है? केवल कैपिटल टी दिखा रहा है, कैपिटल टी दिखा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा एलील जो अपना प्रभाव आने वाली पीढ़ी में दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है, डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर, दूसरे जीन के ऊपर डोमिनेंट होता है, इसीलिए इसे हम प्रभावी एलील के नाम से जानते हैं। हमने देखा ना अभी कि पौधे उगाए तो सही, देखो दिखने में हमें कैसे दिख रहे हैं, वो सारे के सारे लंबे दिख रहे हैं दिखने में, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? प्रभावी एलील है, क्योंकि प्रभावी एलील ने अपना प्रभाव दिखाया। एक और उदाहरण के तौर पर इसे समझें कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, लेकिन उनमें से 2 या 3 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप बहुत ही भलाई पीछे वाले बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, होते हैं, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे, अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनका दूसरे क्षेत्र के अंदर रुचि हो। इसी प्रकार क्या होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं अपना प्रभाव दिखा रहे हैं अच्छे अच्छे मार्क्स लाके, तो टीचर भी क्या देखता है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन पीछे वाले स्टूडेंट जो बैक बेंचर्स होते हैं वो अपना प्रभाव दिखा ही नहीं पा रहे बच्चों। तो इसी, बुरा मत मानना, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, ऐसे जीन जो अपना प्रभाव अपना प्रभाव संतति पीढ़ी में दिखाते हैं, ऐसे जीन को हम प्रभावी जीन के नाम से या प्रभावी एलील के नाम से जानते हैं। ऐसा एलील जो अपना प्रभाव प्रकट ही नहीं कर पा रहा, उपस्थित तो है एक कोशिका के अंदर, लेकिन वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसको अप्रभावी जीन के नाम से अपन जानते हैं, अप्रभावी एलील के नाम से हम इसे जानते हैं। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया सारा का सारा मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? इसी प्रकार इसकी थोड़ी सी हम परिभाषाएं लिखते हैं। देखो, परिभाषा है कि प्रभावी एलील, डोमिनेंट एलील क्या होता है? डोमिनेंट एलील या प्रभावी एलील क्या होता है? प्रभावी एलील, ये जो मैंने आपको लंबेपन का और बौनेपन का उदाहरण दिया है, मेंडल ने यही तो नोटिस किया था कि प्रभावी लक्षण कौन सा है, अप्रभावी लक्षण कौन सा है। उनकी परिभाषाएं तो पढ़ रहे हैं हम कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण या प्रभावी एलील क्या होते हैं। सॉरी, लक्षण नहीं आएंगे, प्रभावी एलील क्या होता है, प्रभावी एलील क्या होता है, इसके बारे में लिख लो। प्रभावी एलील क्या है? जब किसी लक्षण के 2 विपरीत एलील एक साथ उपस्थित हो, जब किसी लक्षण के दो विपरीत एलील दो विपरीत एलील एक साथ उपस्थित हों, उपस्थित हो तो उपस्थित हो तो उनमें से केवल एक एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है। संतति उपस्थित है और उनमें से
केवल एक एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है तो उसे प्रभावी एलील कहते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रभावी एलील कौन सा है? प्रभावी एलील है हमारा, अगर पौधे की लंबाई की बात करें तो प्रभावी एलील होता है टी, कैपिटल टी। अभी लिखवाऊंगा आपको पूरा का पूरा, उदाहरण के तौर पे ओनली आप अभी इसमें लिख लीजिए कि मटर के पौधों के अंदर प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील कौन थे। मेंडल ने लगभग 7 लक्षण लिए थे और उन्हीं का अध्ययन किया था। उनमें से किस्मत अच्छी थी मेंडल की, उनमें से जितने भी उन्होंने लक्षण लिए ना, सारे के सारे लक्षणों के 2 युग्म विकल्पी थे। उनमें से एक तो कैसा था? प्रभावी था, और दूसरा अप्रभावी था। तो उदाहरण के तौर पर हम क्या करेंगे? उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल टी, है ना। कैपिटल टी मतलब लंबेपन का जीन, ये प्रभावी है। आया समझ में? इसको हम डोमिनेंट एलील के नाम से भी जानते हैं। डोमिनेंट एलील क्या होता है? ठीक है, डोमिनेंट एलील के नाम से भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट बात करें कि अप्रभावी एलील क्या होता है? अप्रभावी एलील हमने पढ़ा कि जब 2 विपरीत एलील एक साथ उपस्थित हो और जो अपना प्रभाव नहीं प्रदर्शित करता, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी एलील के नाम से जानते हैं। तो लिखो, वह एलील जो विषम एलील अवस्था में अब समझ रहे हो ना? विषम एलील अवस्था मतलब टी और जब दोनों उपस्थित हो एक साथ। विषम एलील मतलब, एक मिनट, विषम एलील आपको पढ़ाया था मैंने, टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी जब दोनों एक साथ हो। तो विपरीत एलील कह दो चाहे विषम एलील कह दो, एक ही बात है। एक साथ उपस्थित हो और उनमें से जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता, अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी एलील के नाम से जानते हैं। अप्रभावी एलील अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता, उसे अप्रभावी एलील के नाम से जानते हैं। अप्रभावी एलील के नाम से, या आप कह सकते हो रेसेसिव एलील के नाम से भी जानते हैं। उसे प्रभाव नहीं, अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता, है ना। यहाँ लिखने है ना, अपना प्रदर्शित नहीं कर पाता है प्रभाव, प्रदर्शित लिख लीजिएगा यहाँ पे बच्चों। अप्रभावी एलील कहते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ा, मटर के पौधे की जो लंबाई है उसमें बोने पौधे का जो जीन है अप्रभावी एलील होता है। ये कैसा है? अप्रभावी एलील। यहाँ तक आया बच्चों समझ में? अब बात करेंगे कि मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे, उनमें से कौन कौन से तो प्रभाव अपने प्रभावी थे और कौन कौन से एलील अप्रभावी थे। उससे पहले हमें थोड़ी एक बात करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि किसी भी कोशिका में अगर 2 समान एलील एक साथ उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मनजी। क्या कहते हैं?
समयुग्मजी, समयुग्मजी है ना। होमोजाइगस, क्या कहते हैं? होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध भी कह देते हैं, शुद्ध पौधा। कैसा पौधा? शुद्ध। इसे शुद्ध लंबा पौधा क्यों कहा हमने? शुद्ध लंबा पौधा किताब में मिल जाता है कि शुद्ध लंबा पौधा क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर है ना दोनों ही क्या है? मिलावट नहीं है, इसके अंदर दोनों ही जीन कैसे हैं? दोनों ही समान जीन है। इसी प्रकार अब बात करूं मैं अगर स्मॉल टी की, तो ये कैसा पौधा है? ये शुद्ध बौना पौधा है। कैसा पौधा है? शुद्ध बौना पौधा। कैसा है? शुद्ध बौना पौधा है। शुद्ध बौना क्यों कहा? क्योंकि इसमें दोनों एलील क्या है? समान एलील प्राप्त होते हैं हमें। अब बात करें यदि एक टी, ये अवस्था भी तो अभी हमने पढ़ी, या तो एक कैपिटल टी आ जाए और एक स्मॉल टी आ जाए, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मजी, युग्मजी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषम युग्मजी भी कहते हैं बच्चों। यह आया समझ में? इसी को हम क्या कह देते हैं? अशुद्ध लंबा पौधा। इसको अशुद्ध लंबा पौधा क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है कि जो कैपिटल टी है ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसलिए जो संतति पीढ़ी होती है उसमें सारे पौधे कैसे हैं? हमें लंबे प्राप्त हुए। लेकिन लंबा पौधा तो है, लेकिन इसके अंदर इसके साथ एक छोटा स्मॉल टी भी तो है। स्मॉल टी मतलब बोनेपन का जीन भी तो है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध लंबा पौधा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा क्या है? दूसरा जीन भी, बोनेपन का जीन भी है, लेकिन वो अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। इसीलिए इसे हम विषम युग्मनजी हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस या अशुद्ध लंबा पौधा भी कहते हैं। यहां तक आया बच्चों आपको समझ में? अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मटर के पौधों के अंदर मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे उसमें से प्रभावी जीन कौन सा था और अप्रभावी जीन कौन सा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।